जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। तो आप तो दिल्ली में बैठे हैं, क्या चल लिया है? दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में तो बड़े बड़े यहाँ तो फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है। फॉग हो फॉग। गया दिल्ली में? हाँ, क्या यहाँ खबर है, बरसात के बताइए। बीच मौसम में धुंध छाई हुई है। मैं कहूँ धुंध अच्छा। छाई हुई है या धुंध उतर गई है। हम्म। उतर कुछ इस तरीके से गई है, हम और आप और बहुत सारे देश के असंख्य लोग ये जानते थे कि जो जंतर मंतर पर बैठने वाली वो जिहादने टाइप जो थी, वो वास्तविक में एक पार्टी की सपोर्टर थी। ठीक, वो महज पार्टी के सपोर्टर नहीं थी, बल्कि अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से बड़े पैमाने पर कुछ और भी थी। यानी कि उनको वो स्पॉन्सर थी और उनको इसलिए बैठाया गया था ताकि वो मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले, वो जड़ें खोदे और वो तमाम तरह की चीजें करें। लेकिन वो सरकता जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, पूरा आज वो नकाब हट गया और उस नकाब में तेल लगा के माचिस लगा दी और वो नकाबधारी जो दो थे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, जिसको लेकर कांग्रेस में बड़ा बवाल है राज्य इकाई में। अब मैं तो दिल्ली का छोड़िए, आप हरियाणा का बताइए साहब। हरियाणा में आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या सब आप करवा के मानेंगे साहब? हुड्डा साहब की देखिए, क्या भविष्य आप बर्बाद करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अगर आप मुझे मेरी पुरानी सारी वीडियोस उठा के देंगे तो मैं तो हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि यह एक पॉलिटिकल आंदोलन है और हरियाणा के इन पहलवानों को एक एजेंडा के तहत, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत दिल्ली में बैठाया गया है। भाजपा के एक सांसद पे झूठे आरोप लगवाए गए हैं और बाकायदा सौदेबाजी हुई है। और एक बात बताइए ना, अगर मैं किसी से कहूं कि अपनी घर की महिलाओं से किसी पर आरोप लगवा दो, तो कोई जल्दी तैयार होगा? आप बताइए। हैं? नहीं होगा ना। घर की बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है ना। तो आखिर ये पहलवान जो तैयार हुए और इन्होंने, अच्छा शुरू में क्या था, जब इन्होंने आपको अगर मैं पूरा घटनाक्रम याद दिलाऊं, तो जब पहले दिन यौन शोषण का आरोप लगाया गया था तो उनसे पूछा गया, बोला क्या आपके साथ हुआ? तो सबने एक स्वर में कहा। वहां पे कौन कौन बैठा था? विनेश बैठी थी, साक्षी बैठी, संगीता बैठी थी। संगीता माने बजरंग की पत्नी। इन तीनों ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे साथ नहीं हुआ। पीछे कुछ लड़कियां बैठी हैं, उनके साथ हुआ। अब पीछे भी हम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी स्टार्स बैठी थी, तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले दिन सबने नकार दिया। आपको याद है एबीपी पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, सबने कहा था, याद है वो स्टिंग ऑपरेशन? सबने कहा नहीं 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 हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये तो जो मेन जो तीन थी वो तो पहले ही कह चुकी थी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो जनवरी में 2-2.5 दिन धरना उठ, 2.5 दिन बाद धरना उठ गया। फिर वो जब जांच वांच हुई और वो ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आई, जांच आई, जांच, अब उसमें कुछ नहीं निकला। तो इन्होंने कहा कि अब इन पर, सब लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ है तो आप पुलिस में क्यों नहीं गए, अब चले जाओ। अब भैया आरोप लगाना एक अलग चीज होती है, पुलिस में जाने के लिए तो एफआईआर करनी पड़ेगी। एफआईआर करने के लिए एक कंप्लेनेंट चाहिए, कंप्लेनेंट एक आरोप लगाएगा, वो आरोप सिद्ध होने चाहिए। आप बताइए ना। अब 2-3 महीना तो ये विक्टिम ढूंढते रहे और जब विक्टिम कोई नहीं मिला तो अपने ही घर की लड़कियों को, अपने को खुद को विक्टिम बनाकर एक झूठी सच्ची फर्जी रिपोर्ट लिखाई गई। अब सब आज के जमाने में आप कह दें, मान लीजिए अभी आप आरोप लगा जाए कि बाबा जी ने कुमार श्रीकांत को छेड़ा, तो मैं तो पूछूंगा ना, अरे भैया किस तारीख को छेड़ा, कहां छेड़ा? तो अब आप रहते हैं दिल्ली, अब आपको छेड़ने के लिए या खुद को छेड़वाने के लिए या तो आप मनाली आएंगे, नहीं तो मुझे दिल्ली बुलाना पड़ेगा। अब आपकी, भैया आजकल कॉल लोकेशन ट्रेस हो जाती है,
कि 26 तारीख को शाम 6 बजे जब श्रीकांत को छेड़ा तब बाबा कहां थे, और श्री दोनों की लोकेशन एक जगह मिलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने जब आरोप लगाया तो इनको डेट वेट कुछ डेट नहीं लिखाई है उसमें कि हम गए थे उस दिन छेड़ा। बोला किस तारीख को गए थे, बोला इतना याद नहीं है। तो सर बड़ा दंद फंद था, तो पुलिस ने डेट बताई है पक्का 7 तारीख को तुम, क्योंकि तुम तो दिल्ली में 7 को दिखाई दे रही हो हाउ फलनवा कोच के साथ। तो इन्होंने मान लिया हाँ भाई 7 अक्टूबर को छेड़ा। तो उस दिन क्या हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में नहीं पाए गए, वो कहीं लखनऊ में निकले, रांची में निकले, क्रोशिया में निकले। तभी मैंने एक बार याद है एक वीडियो बनाया था कि ब्रजभूषण सिंह तो ऐसे उनके पास रिमोट से है कि 700 किलोमीटर दूर तक छेड़ देते हैं। तो सर ऐसे ऐसे तो आरोप लगाए गए थे एक भाजपा नेता पे, और मुद्दा क्या बनाया सुनिए, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा। अब बहन बेटियों कितना सेंसिटिव मामला होता है सर। और ये पूरा गेम कौन खेल रहा था, मिस्टर दीपेंद्र हुड्डा। आरोप क्या लगा रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा की 1000 बेटियों को छेड़ा। ये आपको नहीं लगता ये पूरी तरह पॉलिटिकल आरोप है? अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जब ये सब आरोप का जो काल था उस वक्त हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन था? खुद दीपेंद्र हुड्डा थे। तो मेरा एक सवाल पूरे देश के सामने आज पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि दीपेंद्र हुड्डा जी आप हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और लड़कियां कहती हैं कि उस दौरान जबकि आप अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे छेड़खानी कर रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे भैया रोहतक में बैठ के? हु वॉज द कस्टोडियन ऑफ दीज गर्ल्स? उन 1000 लड़कियों का कस्टोडियन कौन था? हरियाणा कुश्ती संघ था ना। आप बताइए, हरियाणा की लड़कियां नेशनल खेलने जाती हैं, कैंप में जाती हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? हरियाणा को। हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है? आप। आपकी लड़कियां नेशनल खेलने गई और वहां पर तथाकथित ब्रजभूषण सिंह ने छेड़ दिया, तो क्या आपकी लड़कियों ने आपको बताया? अगर बताया तो आपने क्या एक्शन लिया, और अगर नहीं बताया तो तुम क्या घंटे के कुश्ती अध्यक्ष थे? कुमार श्रीकांत जवाब दीजिए। आपकी 1000 लड़कियों के साथ छेड़खानी होती रही, सालों साल होती रही, आप हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनकर कौन सी घास छील रहे थे? तो सर ये झूठे आरोप थे और दीपेंद्र हुड्डा ने लगवाए सिर्फ भाजपा को बदनाम करने के लिए। अच्छा पेरिस में विनेश का वजन नहीं आया 100 ग्राम, तो हरियाणा की जो कांग्रेस लॉबी है, मोदी ने साजिश कर दी, मोदी ने साजिश कर दी, मोदी ने साजिश कर दी। ये क्या है सर? ये किस घटिया स्तर की पॉलिटिक्स है? और उसका मोहरा कौन बन रही है? विनेश फोगाट। कल तक तो फिर भी ढका छुपा था, आज जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली विनेश फोगाट। तो हम क्यों ना कहें कि ये सारा कुछ कांग्रेस का प्रपंच था। और अगर ये चुनाव लड़ रही है तो क्या लगता है आपको जीतने का ऐसा कितना चांसेस है कांग्रेस के टिकट पे? कुमार भाई हार जीत का मसला ही नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूं, विनेश, बजरंग और साक्षी हरियाणा के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टार हैं, इनको टिकट की कमी थी। एक मिनट, इनके आगे तो बबीता फोगाट कुछ भी नहीं थी। ये तो ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी है ना, तीनों ओलंपिक मेडलिस्ट है ना। बबीता फोगाट तो बेचारी कॉमनवेल्थ गेम स्टैंडर्ड थी, उसको भी पार्टियों ने जो है पैरों में टिकट रख दिया। बबीता फोगाट और कितने ही खिलाड़ियों को आज तक हरियाणा ने टिकट दिया है, बुला बुला के दिया है, रिक्वेस्ट करके दिया है। आज अगर
ये चोपड़ा साहब और मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और ये जितने खिलाड़ी हैं, एक बार हाँ बोल दे, पार्टियां दौड़ी चली आएंगी। तो टिकट तो भैया तुमको वैसे भी मिल जाता और तुम्हारी इज्जत भी बची रहती। आप बताइए, क्या इन्होंने ये सारा प्रपंच, क्या आपको लगता है विनेश और बजरंग ने कांग्रेस की टिकट के लिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाए और खुद पे लांछन लगवाए? नहीं ना सर, ये कांग्रेस इनको कांग्रेस ने एज अ टिश्यू पेपर यूज किया है। और एक बात बताऊं, इनको टिकट तो इनको कोई भी पार्टी दे देती सर। इनको जो लालच दिया गया था ना, वो कुश्ती संघ का लालच था। आज एमएलए होने से बहुत बड़ा पद कुश्ती संघ का अध्यक्ष होना है। आपको मालूम है, जो मोहन यादव हैं सीएम मध्य प्रदेश, वो कुश्ती संघ में सिर्फ एक उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सीएम जहां उपाध्यक्ष होता है, उसके अगर आपको अध्यक्ष बना दिया जाए, कैसा रहेगा? पता लगा कि आपके 12 ठो उपाध्यक्ष, जिसमें कई ठो सीएम है। तो सर, कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष पद इतना बड़ा पद है, तो इन्होंने इस टिकट के लिए नहीं ये प्रपंच रचा था पहलवानों ने। उनको तो कुश्ती संघ का लालच दिया गया था। जब वो भी नहीं मिला, वो तो वापस जीत गए, संजय सिंह जीत गए। तो पहलवानों ने कहा कि यहां तो खुद ना खुदा ही मिला, न विशाले सनम, तो अब कुछ तो दो। तो बोला अच्छा चलो टिकट ले लो। तो सर, ये हर आदमी अपनी अपनी कोटी सेट कर रहा था। ये पहलवान लोग कुश्ती संघ के अध्यक्ष ही सेट कर रहे थे, और दीपेंद्र हुड्डा इन पहलवानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा था, और जाट वोट को कंसोलिडेट करने के लिए जाट बेटियों की इज्जत दांव पे लगा के राजनीति कर रहा था। और ये उस राजनीति के मोहरे बने थे हमारे पहलवान और भारतीय कुश्ती पूरी। ये है मेरी पीड़ा ये है। अदरवाइज टिकट तो कोई भी पार्टी दे देती। अरे भाई, 2 बार लड़ोगे, हारोगे, जीतोगे, 2 बार हारोगे, तीसरी बार जीतोगे। जी, यानी कि जो मुलम्मा चढ़ाया हुआ था वो फूट गया, जो बबल क्रिएट किया था वो धराशायी हो गया। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या जिन सीटों पर इन दोनों को लड़ाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस में भीतर खाद भी कल है कि साहब हम लोग तैयारी कर रहे थे और तुमने 2 ऐसी सीटें इन दोनों कुंजियों को दे दिया, जिसको लेकर कांग्रेस में अंदर बवाल चल रहा है कि साहब कैसे टिकट दिया जा सकता है, आखिर क्यों, कैसे? जी देखिए, टिकट तो जब भी किसी नए आदमी को दिया जाता है, तो उस सीट के जो सिटिंग एमएलए हैं और कुछ लोग नाराज होते हैं। हर सीट पे कम से कम 4-5 टिकटार्थी होते हैं जो टिकट मांग रहे होते हैं, प्लस एक सिटिंग एमएलए भी होता है अगर पार्टी का है तो भैया 4-5 तो है ही हैं। जो 4-5 लोगों को नाराज करके ही ना आप टिकट दोगे, तो वो तो देखिए उतनी भितरघात, उतनी लड़ाई झगड़ा, वो एक आध ठो इस्तीफा आएगा, एक आध ठो पार्टी छोड़ के चला जाएगा। वो भाजपा की भी 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी, तो उसमें भी कई लोगों ने जो है नाराज होकर टिकट छोड़ा, पार्टी छोड़ दी, उधर चले गए। कई लोग नाराज हो गए, कई लोग निर्दल पर्चा भरेंगे, फिर मान मनोबल होगी। ये भारतीय राजनीति का बड़ा पुराना वो है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी टिकट वितरण होता है तो ये दृश्य देखने को मिलते हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि तुमने खुद पे लांछन लगाए, झूठे आरोप लगाए, पूरी कुश्ती को लांछित किया, हरियाणा की 1000 लड़कियों को लांछित किया। क्या इसी टिकट के लिए? ये तो बिना लांछन लगाए और बेहतर। अच्छा, आप कल्पना कीजिए। अच्छा, 1 मिनट, मैंने एक आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बजरंग और विनेश ऐसा कोई ये आरोप प्रत्यारोप और ये धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करते तो भी ओलंपिक जाते? और एक बात बताऊं, अगर ये धरना प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप न हुए तो मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, ये विनेश 53 में ओलंपिक
खेलने गई होती तो ये एक तो वजन वाली समस्या नहीं आती। ये वजन वाली समस्या तो इसलिए आई ना कि ये 50 में लड़ रही थी। अगर इसको 53 किलो में लड़ना होता तो बड़े आराम से लड़ती और इससे बेहतर परफॉर्मेंस देती। तो भैया जब सीधे रास्ते, भाई एक बात बताइए ना, आप मेरे घर आए और मैं तो पहले ही 56 भोग बना के इंतजार कर रहा हूं कि श्रीकांत जी मेरे घर आएंगे, मैं एकदम पलक पावड़े बिछा के पैर धो के चरणामृत दूंगा, फिर आपको भोजन कराऊंगा। आप आए पीछे तो चोरी से घुसे और मेरे घर में खाना खाने लगे, तो लोग आपको क्या कहेंगे? अरे यार बहुत मूर्ख। तो सर ये तमाम जो आज कर रहे हैं, ओलंपिक खेलने गई वहां छीछे लेदर करवाई, अब टिकट ली उसमें छीछा लेदर करा रही हैं, ये तो सब सीधे रास्ते से भी हो सकता था। अगर इन्होंने ये टेढ़ा गंदा घिनौना घटिया रास्ता न चुना होता, अगर सीधे रास्ते से तो ओलंपिक में मेडल भी आया होता और सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी पैरों में टिकट रख देती कि हमें कृतार्थ कीजिए टिकट लेकर। इतने बड़े स्टार हैं तीनों ये, इन्होंने तो खामखा अपने मुंह पे कलंक लगा लिया था माथे पे, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अरे भैया तुमको तो सीधे रास्ते भगवान सब कुछ दे रहा था, तुम्हें ये नकली फर्जी गंदा रास्ता क्यों चुनना पड़ा? क्यों चुना तुमने? ये पता है क्यों चुनना पड़ा सर? इनको किसने मिसगाइड किया? दीपेंद्र हुड्डा ने। ये कांग्रेस की घिनौनी राजनीति थी कि इन बेचारे पहलवानों को कलंकित किया, कुश्ती को कलंकित किया, हरियाणा की 1000 बेटियों को कलंकित किया। और एक बात बताऊं, ऊपर से चाहे तो कोई कुछ कह दे, सर अंदर अंदर सब जानते हैं सच्चाई क्या है। इतना मूर्ख कोई नहीं होता। ऊपरी तौर पे मंच से चाहे आप जो कुछ कह लीजिए, हकीकत क्या है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या है, कौन दोषी है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हरियाणा का बच्चा बच्चा ये जानता है जी। लेकिन सेंटिमेंट भी एक बड़ी चीज होती है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को इन दोनों को खड़ा करके कुछ फायदा मिलेगा? मुझे क्या नहीं लगता। बेहतर जमीन कांग्रेस हरियाणा में अभी आपको प्लस कौन लग रहा है? हरियाणा में प्लस कौन है, मतलब किसको देखा जाए? हरियाणा में कम से कम 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, कम से कम। और पहले लग रहा था कि कांग्रेस को एज है। राहुल गांधी ने एक मूर्खता करके आम आदमी पार्टी को अनावश्यक, ऐसे ही कोई जरूरत नहीं थी, आम आदमी पार्टी से हम समझौता करेंगे, तो लोगों ने कहा कि आपको जरूरत क्या है? अगर आप जीत रहे हो, अगर आप इतना आगे हो, अगर आपको अपनी विजय इतनी श्योर शॉट लग रही है, तो आखिर आप समझौता क्यों कर रहे हो? आपको जरूरत क्या है? इसका मतलब आप सशंकित हैं खुद कर, इसलिए आप आम आदमी जैसी पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं है, किसी सीट पर आम आदमी पार्टी को 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। नहीं, कुरुक्षेत्र में जो गुप्ता लड़ रहा था नवीन जिंदल के खिलाफ, उसने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया। अरे एक मिनट, उसका अगर वहां पे कांग्रेस लड़ती, स्पेक्ट न करती, तो गुप्ता को 50,000 वोट मिलता। सारा का सारा वोट कांग्रेस का है जो वहां शिफ्ट हुआ है, एंटी बीजेपी वोट। वो एंटी बीजेपी वोट असल में कांग्रेस वोट है, और कांग्रेस ने वो 1 सीट का समझौता इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में इनको 3 सीट चाहिए थी आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, 50,000 वोट है सिर्फ, वो भी कुछ वहां पे जट सिख लेते हैं, मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, खास बेनिफिट। हाँ, वहां कुरुक्षेत्र की 3-4 सीटों पे 5-5, 10-10 हजार वोट मिल जाएंगे। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसको समझ रहे हैं आप, ये सब इतना सब बवाल होने के बाद? क्योंकि बाकी लोग भी तो जगेंगे ना, जो सिंपैथाइजर है बीजेपी के, वो भी जगेंगे ना। अभी आज की तारीख में नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस की और बीजेपी की। थोड़ी सी एज अभी भी मैं कांग्रेस को मानता हूं, क्योंकि
बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही है, पहली बात। ठीक है। परंतु ओबीसी वोट पूरी तरह भाजपा के साथ इंटैक्ट है, ओबीसी वोट। गैर जाट जी गैर जाट वोट। हाँ, गैर जाट ओबीसी वोट जितना है वो भाजपा के साथ इंटैक्ट है। सवर्ण वोट पूरा भाजपा के साथ इंटैक्ट है। दलितों में वाल्मीकि वोट, वाल्मीकि और अन्य जातियां, जो चर्मकार वोट है वो कांग्रेस में शैलजा के साथ है। ये इक्वेशन बन रही है। ऐसे में आप पूरी तरह कांग्रेस को, बीजेपी को खारिज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में 44 सीट पे बीजेपी आगे रही है। और एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी थी वो लोकसभा में बह गई। ऐसा भी होता है कई बार कि कई बार जो वोटर है वो वोट देख के फिर पछताने लगता है। तो मोदी को जो मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में, उसका कुछ लोगों को पछतावा भी होगा हरियाणा में। तो बड़ी नेक टू नेक फाइट रहेगी। हो सकता है कांग्रेस को एज मिल जाए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, परंतु हो सकता है कांग्रेस को बहुमत न आए, यह भी संभव है। और अगर बहुमत आ गया तो ये तय मान लीजिएगा कि सीएम शैलजा ही बनेगी, हुड्डा साहब सीएम नहीं बनेंगे। ये बात हरियाणा में क्लियर हो गई है। इवन जाट वोटर्स को भी क्लियर है कि चाहे कुछ कर लीजिए, हुड्डा सीएम नहीं बनेंगे या कोई जाट सीएम नहीं बनेंगे। देखिए एक चीज तय है, अगले चुनाव में हरियाणा के अगली सरकार में कोई जाट सीएम नहीं बनने जा रहा है। अगर तो बीजेपी जीती तो नायब सिंह सैनी, अगर कांग्रेस जीती तो शैलजा। तो फिर जाट क्यों वोट देगा कांग्रेस को? वो जेजेपी को दे देगा। अब बात यह है कि इस चीज का भाजपा कितना प्रभावशाली तरीके से ये बात जाट वोटर को कन्वे कर पाती है कि तुम शैलजा की पालकी ढो रहे हो, इतना ध्यान रखना। हरियाणा के जाटों, तुम कांग्रेस को वोट देकर शैलजा को सीएम बना रहे हो, न कि हुड्डा को। अगर ये बात बीजेपी कन्वे करने में वोटर को कामयाब हो गई तो चुनाव पलट जाएगा। पलट यूं जाएगा, मैं नहीं कहता कि सारे वोट खिसक जाएंगे, परंतु यदि 2-3% जाट भी इस बात से खफा होकर अगर चौटाला साहब की तरफ चले गए या बीजेपी की तरफ चले गए या कांग्रेस से खिसक गए सिर्फ 3%, तो गेम पलट जाएगा। कांग्रेस कम से कम 10 सीट हार जाएगी। इस पर एक विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन आज तो 8 बहनों पर तो एक बेहतर बातचीत की और वो भजन दुनिया है, उस पर बेहतर बातचीत की। आपने समय दिया, उस मुद्दे पर बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।